हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है हिस्ट्री की होने वाली है, और इस चैनल पर आपको सिर्फ जीएस वर्ल्ड की नहीं बल्कि संस्कृति आईएएस की, जीएस वर्ल्ड की, ध्येय की, दृष्टि की, आपकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की और भी मेक आईएएस की मल्टीपल कोचों की टेस्ट सीरीज आपको इस चैनल पर मिल रही है। तो जाके आप लोग जाके देख सकते हो। यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शनिवार को हमारी एक सीरीज आती है जो कि करंट अफेयर्स की है। मॉर्निंग में 8 बजे क्लास आती है जिसमें हम 3000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं। वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की पे। और पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 105 क्वेश्चन तक हम प्रीवियस वीडियो में लगा चुके थे। आज जो हमारे स्टार्ट होंगे 106 से स्टार्ट होंगे। तो चैनल पर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। हमारा क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि चंदेल जो शासक थे बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो चंदेल शासकों द्वारा इन तीनों में से कौन कौन से मंदिर को बनवाया गया था। तो हम कहेंगे इनमें से लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, बनवाया गया था। विश्वनाथ मंदिर, ये भी बनवाया गया था। और आपका कंदरिया महादेव मंदिर, हम कहेंगे में। तो तीनों ही आपके ऑप्शन सही हैं, तो हम कहेंगे केवल 3। तो मतलब कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि चंदेल शासकों ने इन तीनों ही मंदिरों का निर्माण करवाया था। जैसे अगर हम बात करें लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। वहीं विश्वनाथ मंदिर की बात की जाए तो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण आपका धनगा नामक व्यक्ति ने करवाया था, जो शासक था। और कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण आपका विद्याधर के द्वारा करवाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है तीनों ही मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा इनको बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मप्पलेस क्या है। मप्पलेस शब्द किससे संबंधित है। देखो मप्पलेस जो शब्द है वह बात कर रहा है किससे संबंधित है। तो हम कहेंगे मालाबार में, मालाबार संबंधित है। क्या क्यों संबंधित है, मालाबार महिलाओं से शादी करके पश्चिमी तट पर बसने वाले अरबों को हम दामाद, मतलब कि दामाद शब्द के लिए प्रयोग किया जाता था मप्पलेस। तो आपको समझना है मप्पलेस जो शब्द है दामाद के लिए प्रयोग किया जाता था। और भारत में कहां पर, तो मालाबार के जो पश्चिमी तट था वहां पर जो शादी करके बस जाते थे उन अरबों को हम मप्पलेस कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, माफरूजी शब्द जो है वह किससे संबंधित है। माफरूजी शब्द की बात कर रहा है किससे संबंधित है, तो हम कहेंगे लगान मुक्त भूमि से संबंधित है माफरूजी शब्द। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं माफ शब्द आ रहा है ना, तो माफ से आप याद कर सकते हो, ट्रिक थोड़ा सा बना के याद कर सकते हो। माफ का मतलब क्या होगा, माफ करने वाली चीज है। तो कोई लगान मुक्त भूमि को माफरूजी शब्द से संबंधित करते हैं। प्रसिद्ध सरकी वास्तुकला जो शैली है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सरकी वास्तुकला शैली की बात कर रहा है तो हम कहेंगे जौनपुर क्षेत्र से संबंधित है। कौन से, जौनपुर क्षेत्र से। तो यहाँ पर एक विशिष्ट आपको वास्तुकला शैली देखने को मिलती है और सरकी शैली के रूप में इसको जाना जाता है। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है जौनपुर को क्या कहा जाता है, जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का सिराज। अगर कभी आ जाए कि भारत का सिराज किसे कहते हैं, या ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि उत्तर भारत का सिराज कैसे कहते हैं, तो जौनपुर को कहते थे। आपको ध्यान रखना है। जौनपुर में कुछ यहाँ पर उदाहरण है, जैसे कि जौनपुर में उदाहरण की बात करें तो आपका अटाला मस्जिद, ये कहाँ पर है, आपकी जौनपुर में ही है। अटाला मस्जिद के बाद अगर हम बात करें, अटाला मस्जिद की अगर हम बात करें क्या है, तो लाल दरवाजा भी है। क्या है, लाल दरवाजा भी है। तो दोनों ही चीजें कहां पर है, आपकी जौनपुर में है। अटाला मस्जिद और लाल दरवाजा जौनपुर में है। सरकी वास्तुकला शैली का यहाँ पर जौनपुर को पूरे भारत का सिराज कहा जाता है। खुद और मुकद्दम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखो वैसे तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जमींदार से संबंधित है। खुद और मुकद्दम क्या थे, जमींदार थे। और खुद और मुकद्दम की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने जमींदारों को खुद और मुकद्दम कहा, और उसने आशा की थी, मतलब ऐसा उसने होप रखी थी, जिस तरह आम लोग कर देते हैं उसी तरह ये जमींदार लोग जो हैं वो खुद मुकद्दम नाम से वह कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, खुद मुकद्दम जमींदार थे। नेक्स्ट आता है कि रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस में दी गई थी। तो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को जो फांसी है, तो आप इनमें से कहोगे भाई केंद्रीय विधानसभा, मतलब कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के केस में रामप्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्लाह खां को फांसी को चढ़ाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1907 में कांग्रेस का विभाजन होने का क्या कारण था। वैसे इसका आंसर तो आप लोग दोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो उसका कारण क्या रहा। तो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की जो पद्धति थी उसके खिलाफ ये कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अब कांग्रेस के विभाजन की बात करें तो आप सभी को पता होगा, एक थे आपके उदारवादी गुट,
है ना, और एक थे आपके उग्रवादी गुट। इन दोनों ही गुटों में मतभेद की स्थिति जब पैदा हुई तो क्या हुआ था, कांग्रेस में विभाजन हो गया था 1907 में। और विभाजन की बात करें कहाँ हुआ था, तो हम सूरत में देखते हैं, सूरत में हुआ था। लेकिन 1916 का दरमियान जब आता है तो 1916 में समझौता भी दोनों में हो गया था। और ये समझौता कहाँ हुआ था, समझौता लखनऊ में हुआ था। तो आपको 1916 में लखनऊ में समझौता हुआ, 1907 में सूरत में इनका क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। उदारवादी को ही नरमपंथी भी कहते हैं, आपको ये भी याद रखना है, और उग्रवादी को ही गर्मपंथी कहते हैं। ठीक है, तो गर्मपंथी और नरमपंथी से भी आप थोड़ा याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गुड न्यूज है आपके लिए, और ये गुड न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। नाम पहले याद कर लो या फिर आप लोग लिख लो, जिससे कि आप लोग सर्च कर सको, तो प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगा नट लर्निंग ऐप। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से भी क्लिक यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। हमने यहाँ पर आपके लिए 3 प्रोग्राम चालू किए हैं, जिसमें आपको एक पहला मिलेगा क्विक रिवीजन स्टडी नोट्स, जिसमें आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो आपकी 12 अक्टूबर को एग्जाम है, और यूपी आरओ जो आपकी 27 अक्टूबर को एग्जाम है, ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी। टोटल पीडीएफ की बात करें 23 होगी, और इसमें यूपी स्पेशल की भी पीडीएफ मिलेगी जो कि 4 होने वाली है। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। सेकंड, हमारा यूपी आरओ की टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 184 टेस्ट है। यहाँ पर आप लोग जब क्वेश्चन लगा लेते हो तो क्वेश्चन लगाने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन और की पॉइंट भी मिलते हैं। तो आपके एग्जाम में ये सफलता के लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त सिद्ध साबित होने वाले हैं। तो चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, पीवाईक्यू, करंट अफेयर फुल टेस्ट यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा 10 मई से एक स्टार्ट हो रहा है क्लासेस, यूपी आरओ यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर सेशन, जिसमें आपको 25 से 30 क्लास मिलेंगी आपको वीडियो फॉर्मेट में, और 4 से 5 क्लास मिलेंगी आपको मैराथन फॉर्मेट में। साथ में इनकी आपको पीडीएफ मिलेगी जो कि आप लोग डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। यूपी आरओ की तरह ही हमारी यूपी पीसीएस की जल्दी टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है, प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, तो उसकी भी टेस्ट सीरीज हमारी आने वाली है, तो उसको ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना है ऐप हमारे, और ऐप को आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप हमें कॉल करके भी बात हमसे कर सकते हो, जिससे कि समाधान आपका निकल सके। क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। भारत रक्षा अधिनियम 1915 का राष्ट्रवादियों ने विरोध किया था, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारत रक्षा अधिनियम 1915 का राष्ट्रवादियों ने विरोध किया था। क्यों किया था इसकी बात कर रहा है, तो हम कहेंगे इसका उद्देश्य राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। आपको पता होगा 1915 में क्या हुआ था, वही विश्व युद्ध की उस समय स्थिति बनी हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की, तो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतियों पर अंकुश लगाना इसका उद्देश्य था। तो हम कहेंगे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसने यूरोपीय और भारतीय लोगों के बीच में अत्यधिक अंतर किया, नहीं ऐसा नहीं है कि इसने अंतर किया था। तो हम कहेंगे यहाँ पर केवल एक ऑप्शन सही रहेगा, जबकि दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1885 और 1905 के बीच में अवधि को नरमपंथी के युग के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल ठीक लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी नरमपंथी की प्रमुख मांगे थी, बताइए। तो देखो कांग्रेस की बात करें, 1885 में कांग्रेस की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। आप सभी को पता होगा, नहीं है तो याद कर लो, कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई। 1885 से 1905 तक का जो टाइम पीरियड है वो सच में उदारवादी के रूप में जाना जाता है, मतलब कि नरमपंथी के रूप में हम जानते हैं। और इसके बाद 1905 से कौन सा चालू हो गया था आपका, 1915 तक, लगभग 1915 तक उग्रवादी का चरण चालू हो जाता है। फिर गांधी जी भी आ गए तो गांधी युग भी चालू हो जाता है, क्रांतिकारी भी चालू हो जाता है। तो यहाँ पर गर्मपंथियों की प्रमुख मांगे क्या थी 1885 से 1905 के बीच में? तो हम मांगों की अगर हम बात करें, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना, बिल्कुल बात ठीक है। इन्होंने मांग रखी थी कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना, बिल्कुल ठीक है। दूसरी मांग थी अन्यायपूर्ण जमींदारों से किसानों की रक्षा और भू राजस्व में कमी करना, हम कहेंगे ये भी सही है। नमक कर चीनी शुल्क को समाप्त करना, हम कहेंगे नरमपंथियों ने ये भी मांग रखी थी। चौथा है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करना, हम कहेंगे ये भी सही है। साथ में सेना पर जो व्यय होता था, खर्च होता था, सेना के खर्च में कमी करने के लिए भी बात यहाँ पर की गई थी। तो हम कहेंगे 1, 2, 3, 4 हमारे चारों ऑप्शन सही है, तो डी वाले पे हम टिक लगाएंगे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस कारक आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को प्रभावित किया? तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस कारक ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को प्रभावित किया, इसकी बात कर रहा है। तो उस समय फ्रांसीसी क्रांति भी हो चुकी थी, हम कहेंगे भी ठीक है। भारतीयों का पुनर्जागरण हो रहा था, हम कहेंगे ये भी सही है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के प्रति घोर प्रतिक्रिया, तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि जो इनकी नीतियां थी, पॉलिसीज थी, वो बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही थी। अंग्रेजों के द्वारा भारत में शुरू किया गया आधुनिकीकरण, ये भी एक प्रक्रिया के तहत देखा जाता है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में। तो चारों ऑप्शन हमारे सही हैं, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, विचार करें। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में कह रहा है, कथन बताओ। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मिलकर लंदन में की थी। देखो एक ऑप्शन से आपको 3-4 ऑप्शन क्लियर हो रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने किसकी स्थापना की, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, कहां पर की, लंदन में की, क्योंकि भारतीय और सेवानिवृत्त अधिकारियों को साथ मिलकर इनका कार्य किया जा सके। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की परवर्ती संस्था थी। कैसी थी, परवर्ती संस्था थी। क्यों, क्योंकि इसकी स्थापना की बात करें तो 1866 में की गई थी। तो परवर्ती संस्था हुई है ना, पहले की संस्था हुई, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है। इसने ब्रिटिश जनता में भारत के बारे में सही छवि प्रस्तुत करने और ब्रिटिश प्रेस में भारतीय शिकायतों को उठाने की दिशा में कार्य किया। नहीं तो हम कहेंगे तीसरा वाला गलत है, केवल एक और दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्लेज आंदोलन आयोजित किया था। तो यहाँ पर प्लेज आंदोलन आयोजन की बात करा है कि जो मूवमेंट है वो किसने चालू किया था। तो हम कहेंगे इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के द्वारा चालू किया गया था। किसने, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। अब इसकी स्थापना की बात करें तो किसने की थी, तो एम.जी. रनाडे। किसने की थी, एम.जी. रनाडे जी के द्वारा क्या की गई थी, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। साथ में एक व्यक्ति इनके साथ और थे, इनका क्या नाम था, रघुनाथ राव इनका नाम था। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना आपकी एम.जी. रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना है। और क्यों, तो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ इसके लिए यहां पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रीधरनाथ बनर्जी। कौन से, श्रीधरनाथ बनर्जी के द्वारा जो गठित भारतीय संघ का उद्देश्य क्या था। तो श्रीधरनाथ बनर्जी ने जो भारतीय संघ का गठन किया था, इसका उद्देश्य क्या था, तो शिक्षित मध्यम वर्ग के विचारों का प्रतिनिधित्व करना और भारतीय समुदाय को एकजुट कार्रवाई के लिए प्रेरित करना। श्रीधरनाथ बनर्जी के द्वारा जो भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, इसका उद्देश्य था कि जो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके विचारों को प्रतिनिधित्व किया जा सके और भारतीय समुदाय को एकजुट करके प्रेरित करना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। नरमपंथी के संदर्भ में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। नरमपंथियों के बारे में क्या विचार है, लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और प्रतिनिधि संस्थाओं के विचारों को इन्होंने लोकप्रिय बनाया, बिल्कुल ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के ब्रिटिश द्वारा शोषण की इन्होंने व्याख्या की, बिल्कुल ठीक है कि 1896 में आपको याद ही होगा किया था। भारतीयों के लिए विधान परिषदों का इन्होंने विस्तार भी किया। हम कहेंगे तीनों ऑप्शन करेक्ट है नरमपंथियों के बारे में, तो डी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आधुनिक भारत के संदर्भ में युगांतर भारत मठ की एसोसिएशन की स्थापना किससे संबंधित है। तो युगांतर और भारत मठ एसोसिएशन किससे संबंधित है, हम कहेंगे उपनिवेशवाद के खिलाफ एक प्रकाशन था। क्या था, उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रकाशन था और जिसका नाम युगांतर और भारत मठ था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 121वां है, कोमागाटा मारू घटना। हालांकि कामाघाटू मारू घटना भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बस आप याद कर लो कि भाई कोमागाटा मारू जो घटना है किस कथनों पर विचार कीजिए, कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही। तो इस घटना के बारे में, कामागाटू मारू घटना के बारे में विचार करना है, कौन से ऑप्शन सही है। यह जो घटना है भारतीय स्टीमशिप था जो पंजाब से कनाडा को ले जा रहा था, हम कहेंगे पहला गलत लिखा है। कामागाटू जो घटना है गदर आंदोलन को उत्पन्न करने के कारणों में से एक थी, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल बात ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई भारतीय स्टीमशिप नहीं था बल्कि जापानी स्टीमशिप था जो ब्रिटिश भारत के लोगों के एक समूह ने अप्रैल 1914 में कनाडा में प्रवास करने के लिए प्रयास किया, लेकिन अधिकांश को प्रवेश से वंचित कर दिया और कलकत्ता मतलब कि वर्तमान में कोलकाता लौटने के लिए बाध्य किया। इसने गदर आंदोलन को उत्पन्न करने में मदद भी की थी और मुख्य रूप से पंजाबी और सिख मुस्लिम लोग इसमें यात्रा कर रहे थे। तो ऑप्शन आपका केवल और केवल दूसरा वाला सही रहेगा, तो बी ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे। नीचे दिए गए कुछ घटनाक्रम में उनको एक कालक्रम में अनुसार व्यवस्थित करें और उनका सही प्रयोग बताइए। चलिए व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले इनमें कौन सी घटना घटित हुई, तो हम कहेंगे सबसे पहले काकोरी षड्यंत्र केस की घटना घटित हुई थी। कौन सी, काकोरी षड्यंत्र केस कब हुई थी, तो हम कहेंगे 1925 में घटना घटित हुई थी, 9 अगस्त 1925 को। उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई, तो भारत नौजवान सभा की स्थापना हुई। भारत नौजवान सभा की स्थापना की बात करें तो 1926 में भगत सिंह ने पंजाब में की थी, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बारदौली सत्याग्रह हुआ। अब बारदौली सत्याग्रह की बात की जाए कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था और अंतिम में चटगांव शस्त्रागार पर लूट हुई थी और ये बात करें तो 1930 में की गई थी। तो ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा, पहला वाला पहले, फिर आपका चौथा दूसरे नंबर पर, फिर तीसरा और फिर आपका चौथा। तो 1 4 2 3 आपका ऑप्शन ए वाला यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि 1892 से 1905 के बीच में किन राजनीतिक घटनाओं ने राष्ट्रवादियों को निराश करके उन्हें उग्र राजनीति के बारे में सोचने के लिए बाध्य किया।
तो अभी आपसे क्या क्या है कि 1892 से 1905, हालांकि 1892 लिखा है लेकिन 1885 भी लिखा होता तो भी ठीक था। 1892 से 1905 के बीच में राष्ट्रवादी जो घटनाएं थी वो उदारवादी थी, लेकिन जब उदारवादियों से देखा गया कि कुछ नहीं हो रहा है तब फिर उग्रवादी राजनीति के लिए सोचने के बाद हुआ इनमें से कौन से ऑप्शन कथन सही है। 1892 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कलकत्ता नगर निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या कम कर दी गई, ये भी सही है। तीसरा है सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए भारतीयों को आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष, नहीं ये कोई अभी कारण नहीं था क्योंकि ये बाद में आया था। 1904 का इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो 1, 2 और 4 सही है, हमारा ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन आप लोग जल्दी चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लो यार, क्योंकि मोटिवेशन दे दो, इतना तो मोटिवेशन आप लोग दे ही सकते हो, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, है ना, आपकी इतनी मेहनत का थोड़ा सा तो फल आप लोग दिए जी है। अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो अभिनव भारत के नाम से क्रांतिकारियों का एक क्या किया गया था, संगठन का निर्माण किया गया था, लेकिन बात करा किसके द्वारा, तो हम कहेंगे विनायक दामोदर सावरकर। क्या है, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत का संगठन का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म यहाँ पर सम्मिलित है, यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, देख लेते हैं। मुजफ्फर बम कांड खुदीराम बोस संबंधित है, कौन सा है, मुजफ्फर बम कांड से खुदीराम बोस संबंधित है, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि दिल्ली षड्यंत्र केस, कौन सा है, दिल्ली षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस संबंधित है, क्या ये सही है, दिल्ली षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस संबंधित है, तो हम कहेंगे हाँ भैया ये भी सही है। नासिक षड्यंत्र केस बसंत कुमार विश्वास, नहीं, नासिक षड्यंत्र केस से आपके बसंत कुमार विश्वास संबंधित नहीं है, तो 1 और 2 सही है, तो हम कहेंगे हमारा 1 और 2 सी वाले पे टिक लगाएंगे क्योंकि सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20वीं सदी के आरंभ में क्रांतिकारी आतंकवाद के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत इनमें से कौन सा है। 20 सदी में जो क्रांतिकारी आतंकवाद के संबंध में कौन कौन से विचार जो है वो यहाँ पर गलत है। इन्होंने व्यक्तिगत बहादुरी और बम की राजनीति का सहारा लिया, भाई ये तो बात ठीक था, ये तो सही लिखा है। इन क्रांतिकारियों की गतिविधियां केवल भारत देश के अंदर तक, अरे भारत नहीं बल्कि विदेशों में भी थी, फ्रांस में प्रमुख तौर पर थी, यूएसए में थी, लंदन में थी, तो आपका दूसरा गलत है। इनका जनता में बहुत व्यापक आधार था, नहीं, इनका जनता में थोड़ा कम आधार था, ये भी गलत है। तो हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन क्या है, गलत है, जबकि पहला ऑप्शन हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहां से प्रकाशित होते थे। संध्या और युगांतर की बात कर रहा है, कहां से प्रकाशित होते थे, तो हम कहेंगे बंगाल से प्रकाशित की जाते थे। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया। तो ऐसा कौन सा राजनेता है जिसने धार्मिक के उत्सव उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया, तो हम कहेंगे बाल गंगाधर तिलक। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, ध्यान रखिएगा। इन्होंने बहुत सारे उत्सव मनाए थे, गणपति उत्सव है ना, और आपका शिवाजी उत्सव, बहुत सारे उत्सव इन्होंने मनाने का विचार किया था। 20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण थे। तो 20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, इसकी बात कर रहा है, तो हम कहेंगे शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि हुई, बिल्कुल ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रभाव में देखने को मिलता है, हम कहेंगे भी सही है, और रेलवे का विकास। तो तीनों ही ऐसी घटना घटित हुई थी जो कि उदारवादी से उग्रवादी की ओर क्या हुआ था, शिफ्ट होने पर विवश कर दिया था। हमारा डी ऑप्शन रहेगा क्योंकि सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा था। तो होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से इन चारों में से कौन नहीं जुड़े थे, लोकमान्य तिलक, भैया ये तो जुड़े थे। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल की बात किया है तो आपकी ये होम रूल लीग से नहीं जुड़े थे, जो कि सही हो जाएगा। एनी बेसेंट जुड़ी थी, एस सुब्रमण्यम अय्यर ये भी जुड़े थे। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, बी वाला जो हो जाएगा कि वो नहीं जुड़े थे, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आज हमारे 130 तक क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि यहां से हमारे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन चालू होंगे, जो कि हम एक नई फ्रेश वीडियो में करेंगे जिसमें रीजनिंग और मैथ ही मैथ होगी। तो आज के लिए यहीं पर वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।